नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम। आज 26 सितंबर है और यहाँ न्यूयॉर्क में ठंड शुरू हो गई है। आज सुबह का तापमान अभी का 16 डिग्री है। व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण पिछले हफ्ते आपसे रूबरू नहीं हो सका। क्षमा याचना के साथ स्वागत है आप सभी का वीकली टेक्स साप्ताहिकी के 58वें एपिसोड में। देश और दुनिया में हर दिन कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं। टीवी से लेकर इंटरनेट तक दिन भर चल रही खबरों की भीड़ में कई ऐसी अहम खबरें होती हैं जो हमसे मिस हो जाती हैं और हम कई बार महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में नहीं जान पाते। उसके अलावा हर समाचार की सच्चाई से हम वाकिफ नहीं हो पाते क्योंकि समाचार सुनाने वाले का भी एक बायस होता है। मेरी कोशिश होती है कि आप तक अंदर की खबरों को बिना बायस के पहुंचा सकूं। आज के साप्ताहिकी में हम चर्चा करेंगे अमेरिका और विश्व के समाचार की, लेकिन हमारी नजर होगी उन समाचारों के भारत और भारतीय महाद्वीप पर असर की। अफगानिस्तान के हालात अभी भी सुर्खियों में हैं। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की और दुनिया भर को भारत का कल्चरल स्पिरिचुअल संदेश दे डाला। चर्चा टेररिज्म, एक्सपेंशनिज्म और अफगानिस्तान के हालात पर हुई। जानेंगे प्रेसिडेंट बाइडेन के भूलने की बीमारी को और उसके कारण विश्व भर में अमेरिका की घटती लोकप्रियता के बारे में। जानेंगे कि अमेरिकी जनता क्या सोचती है इस बारे में। क्या प्रेसिडेंट बाइडेन की साख में बदलाव आया है? जानेंगे। आपके क्या विचार हैं? साझा करें। इसके साथ ही साप्ताहिकी में हम हमेशा की तरह चर्चा करेंगे भारत के मुख्य समाचार की और उसका एनालिसिस करेंगे। जानेंगे गुजरात और पंजाब के मुख्यमंत्री बदले जाने पर गर्म होती भारत की राजनीति। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और क्या मोदी का भारत में कोई विकल्प है? जानेंगे विस्तार से। और अंत में हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी की और दिन पर दिन उसके बदतर हालत की। क्या गांधी जी का सपना पूरा करने पर पप्पू तुला है? क्या होगा पिंकी का उत्तर प्रदेश में? जानेंगे। यहां तक के सफर में आप सबों ने मेरा पूरा साथ दिया है, मेरा मनोबल बढ़ाया है। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के साप्ताहिकी के 58वें एपिसोड को और जानते हैं विश्व के ताजा समाचारों को। चर्चा करते हैं अमेरिका में हुए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और प्रधानमंत्री मोदी के वॉशिंगटन डीसी के दौरे की। पहले जानते हैं अफगानिस्तान की खबरों को। द रेवलेशन दिस वीक बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन दैट thousands of US green card holders have been left behind in Afghanistan has Americans worried that these left behind Americans will become Taliban hostages and most agree it is a national humiliation. For America, whose slogan has always been, "We never leave one of our own behind," questions arise. Why did the government till date not come out with the correct numbers left in Afghanistan? Initially, it was hundreds and now thousands. What all happened? President Joe Biden paved the way for the Taliban sweep of Afghanistan by pulling the rug out from under the Afghan military forces. The sudden withdrawal of some 18,000 US civilian contractors effectively disabled the Afghan military's planes and helicopters, leaving ground troops without close air support and emergency logistics, including medical evacuation and rendering the reputable special forces immobile and out of action. So to sum up, in 20 years, America removed the Taliban 1.0 to bring back Taliban 2.0. Was it make Taliban great again? The claim was that Taliban 2.0 is different, and then came the strike at the airport by a suicide bomber, which claimed hundreds of lives, including 13 of our military personnel. And then
Another claim that our intelligence responded within a day by a drone strike, killing the planner of the strike, only to agree a few days earlier that the drone had killed innocents. I had earlier also refuted the claim of the intelligence agencies on the simple fact that were they so precisely informed, then how did they fail in the sudden collapse of the Afghanistan army unless it was part of the deal hatched in Doha? I had earlier also asserted that by letting the Taliban back in power, Biden has emboldened all the jihadi groups around the world and given a new lease of life to global terrorism. Moreover, by betraying one ally, the elected Afghan government, he paved the way of a new low in America's foreign policy by making other US allies feel that they too could be betrayed when they most need American support. And for example, फ्रांस का विश्वास अमेरिका से उठ चुका है, जिसके कारण फ्रांस ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए. But all said and done, nowhere will the US costs for its Afghanistan blunder be more visible than in Asia, where an emboldened China is set to up the ante and India will face the brunt with an energized terrorist state of Pakistan. What do you think, America? Share your thoughts. A question before all of us: will the United Nations address the concern of the world's citizens about this growing threat of terrorism, a greater one than climate change and COVID taken together? And herein, another piece of information. There are these rich countries who talk about equality, democracy, and whatnot. Over 10 crores surplus COVID doses with rich nations are to expire by December, as the poorer nations await for supplies. And in that scenario, India has supplied almost 6.64 crores doses of vaccines to various countries till May 2021. Think about it. It's easier to lecture, but difficult to follow. And amidst all this, received an interesting observation from an avid watcher about the rally which was held in Washington, D.C. last week, who wrote, Jagjit ji, those who were against the wall are erecting fences to protect themselves from their own citizens. And isn't that necessary when the leader keeps on forgetting even the name of the allies? And the approval rating is plummeting. आप क्या सोचते हैं? साझा करें अपने विचार. अब बात यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बैठक की और उसमें प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की. भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ल्ड लीडर की तरह भाषण किया. मोदी जी के संबोधन को आप सबने सुना होगा. माय टेक. अगर मोदी जी के वक्तव्य को देखें तो उसे 5 भागों में बांटा जा सकता है, देखा जा सकता है. नंबर 1, भारत और उसका महत्व. 2, भारत का डेवलपमेंट और वर्ल्ड के डेवलपमेंट में क्या समानता है या लिंक है. 3, वर्ल्ड के डेवलपमेंट में समस्याएं क्या हैं. 4, वर्ल्ड के डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावटें, टेररिज्म एंड एक्सपेंशनिज्म. 5, यूनाइटेड नेशंस के एक कस्टोडियन के रूप में जिम्मेदारी. मोदी जी ने वर्ल्ड लीडर्स को यह जानकारी भी दी कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी अपनी वैश्विक जिम्मेदारी समझता है और इसलिए दुनिया भर के देशों को वैक्सीन देने का काम पुनः शुरू कर दिया है. साथ ही यह भी बताया कि भारत में डीएनए वैक्सीन विकसित कर लिया है और एमआरएनए और नेसल वैक्सीन अब कंप्लीशन के स्टेज पर है. उन्होंने विश्व समुदाय को निमंत्रण भी दिया कि भारत आएं और वैक्सीन का उत्पादन करें. And along with all this, Prime Minister Modi reiterated the duty of the world community towards the citizens of Afghanistan, women and children who are facing difficulties in their everyday lives. He added that India will not shirk from its responsibilities. He also talked about collective ownership of the world of our sea resources and let the world community know that it should not be used as an idea of expansionism.
It was interesting to note that during his entire speech, he mentioned growth 27 times, democracy 23 times, science and technology 18 times, vaccine 37 times, and God 1 time. This is what is a statesmanship. And after all this, I see posts from my friends on Facebook. No Western media covered it. My only question to them and reply, does India depend on a certificate from the Western media? And for them, the quote from Rabindranath Tagore, which Modi ji ended his speech with, Shubho karmo pothe dhoro nirbhay gan, shob durbal songshoy hok obhoshan. And I translated for their benefit. Boldly move forward on your auspicious path of action. May all weaknesses and doubts vanish. आगे बढ़ते हैं, चलते हैं भारत की ओर और जानते हैं भारत के मुख्य समाचार। क्या कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर? कहां है राजनीतिक हलचल? भारत ने अभी प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ टीकों की नियमित गति से लोगों का टीकाकरण शुरू किया है। इस महामारी की शुरुआत में बड़े पश्चिमी मीडिया हाउस लगभग चाहते थे कि भारत विफल हो जाए। हमने कब्रिस्तान, अस्पताल में बिस्तर की कमी और क्या क्या नहीं है, क्या खामियां हैं के बारे में उनका कवरेज देखा, लेकिन वे आज कहां हैं? यहां तक कि जब भारत ऐतिहासिक संख्या में टीकाकरण के साथ महामारी पर काबू पा रहा है, पश्चिमी मीडिया कोविड-19 महामारी के प्रति भारत की प्रतिक्रिया में दोष खोजने के लिए लगातार प्रयासरत है। पर वो ये जान लें कि मोदी है तो मुमकिन है। भारत में इन दिनों 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का बदलाव हुआ। पहला गुजरात में, जहां विजय रूपानी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को बनाया गया। न कोई हल्ला, न कोई शोरगुल, न कोई शोर शराबा, सत्ता बीजेपी। दूसरा पंजाब में, जहां बिना मुख्यमंत्री को बताए पार्टी की मीटिंग बुलाई गई, जिसकी जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया। खबर सुर्खियों में है सत्ता कांग्रेस पार्टी की। एक बुनियादी फर्क हम देखते हैं कि दोनों पार्टियों में, और यहीं से सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या मोदी का 2024 में कोई विकल्प है? Theoretically, everyone and everything has an alternative, and so has Narendra Modi too. But is there anyone on the horizon at this point of time? चलिए परखते हैं और जानते हैं। मोदी को टक्कर कोई राष्ट्रीय पार्टी ही दे सकती है, और आज की तारीख में भारत में कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय पार्टी है। दूसरी संभावना है कि सभी रीजनल पार्टीज जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो इकट्ठा हो जाएं, और तीसरा बीजेपी से ही मोदी का चैलेंजर उत्पन्न हो जाए। चलिए जांचते हैं तीनों संभावनाओं को। बिफोर वी डिसाइड और डिटरमिन एन अल्टरनेटिव, लेट अस सी what yardsticks which we will use to measure all this. Number 1, ideology. Number 2, character. Number 3, charisma. Number 4, strength. Number 5, mass appeal. Do I need to say anything about the leadership, character, charisma, strength, or mass appeal of Pappu? Congress says it is a secular party. But is it so? While forming the state units of the NSUI, the student wing of the Congress party, mind it, the student wing comprising of the students only, we were asked to maintain the religious balance, caste balance, etc. This was the teaching we were given at the very grassroots level of the party, and that too of the students wing, who are considered to be educated. And above all this, what do you think of the product of such teachings would be later in life? Does the party have anyone? I'm sorry, within the Congress, is there anybody but Pappu who can be an iota closer to Modi? And with his launch, relaunch, and then again relaunch
and all failures, do the people of India not laugh at him? His success can be determined by the simple fact that he had to run away all the way to Wayanad from Amethi, the family seat. And Pinky is waiting to be tested, this time from UP, and as per my information, she is soon to address a public gathering where she will exclusively be addressing her launch. That is what it is. अब बात विस्तार से 136 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की, मेरी पार्टी की। बात पप्पू और पिंकी के कारण उड़ते पंजाब और पंजाब में बिखरते कांग्रेस पार्टी की। सत्ता परिवर्तन से पार्टी में एक भूचाल आ गया। क्या एक जरूरी कदम था? जिस कैप्टन ने अपने दम पर पार्लियामेंट, फिर असेंबली और फिर पंचायत तक के चुनाव जिताया हो, उसे हटाना क्यों? और वो भी पब्लिकली ह्यूमिलिएट करके। ये तो सोचा होता कि वो तुम्हारे बाप का स्कूल में 1 साल सीनियर था, जिसे राजीव जी ने हमेशा इज्जत दी। उसको साथ तुम दोनों ने लंपटों सा व्यवहार किया। क्या सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तुम कांग्रेस पार्टी के राजा हो? याद रहे, कांग्रेस तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। जो बात तुमने मोदी के लिए कही थी, वो कुछ समय में तुम पर लागू होगी। जनता पीटेगी। पर सोचने की बात यह है कि आखिर ये नौबत ही क्यों आई? माई टेक, मैं कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट विंग, NSUI और यूथ कांग्रेस का काफी समय तक राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा हूं और पंजाब का इंचार्ज भी। दूर बैठा हूं, पर मेरी बातचीत अभी भी अपने समय के लोगों से, जो आज पार्टी में शीर्षस्थ जगहों पर हैं, हमेशा होती रहती है। कांग्रेस पार्टी में सत्ता परिवर्तन करके पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत को खत्म कर दिया है। पंजाब के समाज को 2 घड़ों में बांट दिया है, जिसका खामियाजा देश को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। ज्ञात रहे, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और वहां इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके कांग्रेस पार्टी ने खालिस्तानियों को मजबूत किया है। कांग्रेस का ये कदम देश हित में नहीं है और पंजाब की जनता इसको समझ रही है, जिसका नतीजा आने वाले चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। मेरी सूचना के अनुसार कांग्रेस पार्टी के 10 से 12 सीटें ही मिलेंगी और कोलैटरल फायदा अकाली दल को मिलेगा। वैसे तो दिखाने के लिए कांग्रेस ने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया है, पर जानकार सूत्रों के मुताबिक MLAs की चॉइस इस तरह से: सिद्धू 5, परनीत कौर 15, सुनील जाखड़ 35 और बनाया गया चरणजीत सिंह चन्नी को। क्या स्पेशल क्वालिटीज है इस नए मुख्यमंत्री में? नंबर 1, कांग्रेस पार्टी का MLA है। 2, मंत्री रह चुका है यानी एक्सपीरियंस है। 3, दलित वर्ग से आता है। नंबर 4, और ओथ लेते ही 58 साल का मुख्यमंत्री 51 साल के पप्पू को पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। लेकिन क्या आजादी के 70 साल भी हम दलित का कार्ड खेलेंगे? खासकर कांग्रेस को ये देश को जवाब देना होगा कि 70 में से 50 साल आपने राज किया है और क्या समानता लाई है। बहरहाल, मंत्रिमंडल आज शपथ ले रही है और आसार अच्छे नहीं दिख रहे। पिंकी जो आजमाइश करने जा रही है उत्तर प्रदेश में, मेरी जानकारी के मुताबिक वहां 5 का आंकड़ा भी पार करना मुश्किल होगा और ऐसे में सपने सुरखाब के। ऐसे में याद आते हैं कांग्रेस पार्टी के सिपाही ऑस्कर फर्नांडिस। उनको मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी जब उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था 1 बजे, रात के 1 बजे पार्लियामेंट में। कई यादें हैं, हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि आज अगर कांग्रेस पार्टी को खड़ा होना है तो उसी के समान कर्मठ योद्धाओं की जरूरत होगी। पार्टी को खोजना पड़ेगा। बहरहाल, पार्टी का भविष्य इन दोनों के द्वारा गांधी जी की अंतिम इच्छा को पूरी करना ही है। ज्ञात रहे, गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को बंद कर देना चाहिए। दोनों पूरे जोर से लगे। कहना चाहूंगा भारत के टीवी चैनल से, क्या हमारा कंपटीशन पाकिस्तान से है? नहीं ना। तो अपना और हमारा समय पाकिस्तानियों पर चर्चा करके बर्बाद न करें। आज के लिए इतना ही। वीकली टेक्स साप्ताहिकी के 59वें एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अमेरिका की राजनीति की और विश्व के समाचार की, पर हमारी नजर होगी उन समाचारों के भारत और भारतीय महाद्वीप पर असर की। यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग के बाद क्या कुछ हुआ और उससे दुनिया और भारत पर असर पर नजर डालेंगे। अपने विचार साझा करें। एक सवाल दोबारा आपके लिए छोड़ जा रहा हूं। हम हमेशा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात करते हैं। आखिर कितना होता है माइनॉरिटी? क्या 1%,
और 26% दोनों माइनॉरिटी हैं। कितने परसेंट तक कोई माइनॉरिटी कहलाएगा, ये बात भारत को समझनी होगी। क्या 49% वाला भी माइनॉरिटी ही कहलाएगा? तय करना होगा देश को। आप क्या सोचते हैं? साझा करें अपने विचार। आपके तरफ से ये बात मैं आगे बढ़ाऊंगा। एन अपील, कंगना रनौत की फिल्म थलाइवा जरूर देखें। इट्स अ मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ परसिवियरेंस, डेडिकेशन, determination, conviction, and standing by your belief of a woman who wanted to help the masses and who reached the top just by sheer determination. भारत के समाचार और उनका विश्लेषण और कांग्रेस पार्टी की कहानी और भविष्य पर चर्चा होगी अगले शनिवार इतवार को साप्ताहिकी के अगले एपिसोड में। कई और तथ्यों के साथ फिर आऊंगा और मिल बैठकर चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोग्राम साप्ताहिकी फ्रॉम न्यूयॉर्क में। हाँ, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।